नमस्कार फ्रेंड्स। अगर ट्रेड यूनियन की बात होती है तो इंटक पूरे विश्व में अपने काम के लिए और कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानी जाती है। अगर इंटक की बात करें तो राकेश्वर पांडे जी सीनियर सेक्रेटरी इंटक पूरे भारतवर्ष के उन सब यूनियनों में करीब करीब 40 ऐसे यूनियन हैं कि जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका सहयोग उस यूनियन के संवर्धन, विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए इनका नाम जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें इंटक के बड़े सारे लोग, जी संजीवा रेड्डी जो हम लोगों के एक पिलर और भारत माता के वो रत्न कि जो मजदूरों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, और उन्हीं के सक्सेसर के तौर पर राकेश्वर पांडे जी का भी नाम जाना जाता है। तो जो बैठक हुई उसी विषय पर थोड़ी सी बात करनी है। और आज माहौल है, पूरे भारतवर्ष होली के रंग में डूबा हुआ है। हमारे सैनिक बॉर्डर पे होली मना रहे हैं, हमारे श्रमिक कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में और वर्किंग प्लेस पे होली मना रहे हैं, विद्यार्थी इंस्टीट्यूशन में मना रहे हैं, महिलाएं घरों में मना रही हैं। तो इस सब उपलक्ष्य में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये बैठक हुई तो उस बैठक में मेन मुद्दे क्या रहे, जिस मुद्दों पर आप लोगों ने बैठक किया और कुछ योजनाओं पर विचार किया। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस होली के अवसर पर, अब तो होली मनाने वाले हैं हम लोग सब जी, ये हम लोगों का जो आपसे बातचीत हो रही है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको खुद ही मैं देना चाहूँगा होली की शुभकामना। साथ साथ आपके माध्यम से जो भी हमारा वर्ग है, जिस वर्ग से हम बिलोंग करते हैं, अपनी पूरी कम्युनिटी, मजदूर कम्युनिटी, हम भी एक मजदूर हैं और मजदूर साथियों को सबको पहले बधाई देना चाहता हूं होली की, पूरे राज्य को और पूरे शहर के और देश के मजदूर साथियों को, सबको, ट्रेड यूनियन लीडर्स को या सबको, इंटायर लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आग्रह करना चाहूँगा कि होली ठीक से मनाएं, आप शांतिपूर्वक अपनी सुरक्षा का हमेशा ख्याल करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि हमारे देश के जो ट्रेड यूनियन के इंटक के लीडर डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि वो यही में रत्न है, वो महारत्न है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत भूमि का एक वो रत्न है जी। और ट्रेड यूनियन मूवमेंट में तो डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के मतलब सब्स्टिट्यूट के बारे में देश में कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि अकेला ऐसा नेता है ट्रेड यूनियन में जिसमें भारत के AITUC के लीडर्स, C2 के लीडर्स, HMS के लीडर्स, BMS के लीडर्स, ऐसे कुछ 10-11 नेशनल फेडरेशंस हैं, सब सेंटर, नेशनल सेंटर इनको बोलते हैं। वो सभी लोगों ने अपना उनका नेता माना है भारत में कि आपके नेतृत्व में भारत का पूरा मजदूर आंदोलन चलेगा। ऐसी परिस्थिति इतिहास में कभी पैदा नहीं हुई थी कि भारत की सभी ट्रेड यूनियंस इंटक के अध्यक्ष को अपना नेता माना हो। ये पहला बार, ये बहुत गर्व की बात है इंटक के लिए। वैसे भी आपको हम पहले भी कुछ बता चुके हैं इसके बारे में कि इंटक एक ऐसी संस्था है जो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन मीन्स बड़ी होने का मतलब यह है कि सबसे अधिक उसकी सदस्य संख्या है जी। करीब 3.5 करोड़ लोग उसके मेंबर हैं जी भारत में। ऐसी दुनिया में धरती पर कोई भी यूनियन नहीं है जिसकी मेंबरशिप 3.5 करोड़ हो और उसका नेतृत्व वो करते हैं जी। कुछ 6,500 यूनियन भारत की एफिलेटेड हैं डायरेक्ट से, 6,500 यूनियन जी। तो ये तो हमारा इतिहास है। जहाँ तक वह बोले उनके सक्सेसर की बात बोले, वहाँ पर थोड़ा सा मेरा अलग विचार है कि मेरे से काफ़ी सीनियर लीडर्स अभी हैं रेड्डी साहब के बाद, जो योग्य लोग हैं, बहुत सारे लोग। और अभी हम लोग सक्सेसर की बात भी नहीं कर रहे हैं इसलिए कि वो इतने फिट हैं, 95 साल के एज में भी इतना वो फिट हैं और इतने अच्छे ढंग से अपनी यूनियन चल रही है, उतना अच्छा कमांड है इस देश में उनका कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि और वो 2-4-10 साल तक जिंदा रहें ताकि यूनियन ठीक से चलती रहे। तो अभी हम लोग सक्सेसर की बात नहीं कर रहे हैं। रह गई बात जहाँ तक 22-23 मार्च को हमारा ये अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, डॉक्टर कर्ण सिंह आए थे, दिग्विजय सिंह जी आए थे, तारिक अनवर जी थे, ऐसे कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता लोग आए थे, उसमें भाग लिए, आशीर्वाद दिए, अपने विचार को भी रखे। साथ साथ दुनिया के 13 फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन हैं उनके भी नेता लोग आए थे, लीडर्स आए थे जो अपना संदेश दिए यहाँ पर। और उन्हें भी बड़ी खुशी हुई हमारा ये देख करके, टाल कटोरा स्टेडियम में जो हम लोगों का ये मीटिंग चल रहा था, महाधिवेशन, उसको देखकर वो भी बड़ा प्रसन्न हुए। उनको भी लगा कि भारत में रियली ट्रेड यूनियन में मूवमेंट जिंदा है। मुद्दे की जब बात हम लोग करेंगे तो मुख्य मुद्दे हमेशा आज के समय में ट्रेड यूनियन के सामने 3-4-5 रह गया है। सबसे पहला है कि जो लेबर कोड सरकार चाह रही है लाना, हमारे 44 लेबर लॉज को रिप्लेस करके, ख़त्म करके चाहती है 4 कोड भारत में लाना, उससे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मजदूर जगत उसके बिल्कुल खिलाफ है।
कारण ये है कि वो 44 लेबर लॉज जो हमारे लिए मिले थे वो प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारी सुरक्षा का काम करता है, और वो बहुत लंबे आंदोलन के बाद वो मिला था, तो हम लोग उसको खोना नहीं चाहते हैं। इसके बाद दूसरी समस्या हम लोग के सामने आ गई है कि ये जो महंगाई है, ये महंगाई की मार मजदूर झेल नहीं पा रहा है। बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त इस देश में बढ़ चुकी है, जिसका मतलब हमको लग रहा है कि सरकार या प्रधानमंत्री तो कभी अपने फोरम पर कभी बात भी नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के बारे में पूरी बात करते हैं, लेकिन जो मज़दूरों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उस पर कभी वो चर्चा नहीं करते हैं। किसी भी स्पीच में महंगाई के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। ये कल कारखाने जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर जिनको बनाया गया था भारत में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ये पब्लिक सेक्टर का निर्माण किए थे, तो उन्होंने इसलिए निर्माण किया था कि भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, यहाँ के नागरिक को, न कि वो प्रॉफिट और मुनाफा कमाने के लिए उन उद्योगों को यहाँ बनाया था। ऑफ कोर्स कोई भी उद्योग लॉस में नहीं चल सकता है, मुनाफा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उद्योग मुनाफे में नहीं चल रहा है तो उसको मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा। इसलिए कि हम भारत में अभी 1% भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो मज़दूरों के आंदोलन के चलते, स्ट्राइक के चलते, घेराव के चलते कोई कंपनी बंद हो रही हो। तो शायद इतना सुंदर अब कहाँ इतिहास में कोई समय देखने को मिलेगा, समय कालखंड मिलेगा जहाँ पर मज़दूरों की वजह से कोई इंडस्ट्री नहीं बंद हो रही है। अगर बंद हो रही है और कोई उनके रीजन है तो वो मैनेजमेंट के जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखे और ठीक करे। कोई भी इंडस्ट्री ठीक नहीं कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें लीडरशिप चेंज करे, मैनेजमेंट टीम चेंज करे और कंपनी को मुनाफे में लाए, न कि उस कंपनी को जो देश की संपत्ति है उसको किसी प्राइवेट उद्योगपति के हाथ में बेच दे और यह कहते हुए कि नहीं हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते हैं, वो बेहतर चला सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी फेल्योर है। इससे हम लोग पूरे देश के मजदूर और मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए लोग सहमत नहीं हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग बातचीत किए कि नहीं इसको हम लोग विरोध करेंगे। और जैसा कि आपको बताया, महंगाई बहुत बड़ी इशू है, हमारे सामने मुद्दा है। आफ्टर ऑल जो पैसे कमाते हैं उसी से घर परिवार चलता है। अभी भी हाल में देखे होंगे फिर गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, लगातार कितने बार बढ़ गया, और हमारी सैलरी उस रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ती है, हमारा मिनिमम वेज भी नहीं उस रिस्पेक्ट में बढ़ता है। तो फिर कैसे मैनेज करेगा कोई अपना 5-6 आदमी का फैमिली, कैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाएगा, लाइफ अपना जिएगा। तो ये सब मेजर मुद्दे हैं। तो जैसा हमने बताया कि पहला वो जो 4 लेबर कोड हमारा है उसको हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे 44 जो लेबर लॉज हैं वो बने रहें, छेड़छाड़ न सरकार करे। वो हम लोगों ने कांग्रेस और उसके पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कुछ लेबर लॉज हम लोगों के पक्ष में बने थे, उसका है वो। और इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि ये महंगाई पर वो ध्यान दें, महंगाई पर ध्यान दें, बेरोजगारी जो बढ़ रहा है उसके ऊपर वो ध्यान दें, ये पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम वो बिल्कुल बंद कर दें और उसमें मैनेजमेंट में चेंज लाकर उस कंपनी को मुनाफे में अच्छे ढंग से चलाएँ। ये सब हमारे मुद्दे बड़े मुद्दे हैं। और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दें। एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस देश में गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, युवा बेरोजगार रहेंगे, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रहेंगे, वहाँ आप शांति की बात करना ना, ये ईमानदारी नहीं है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि लोग बेरोजगार रहेंगे, गरीब रहेंगे, रोटी नहीं मिलेगी और वो शांत बैठे रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। वो फिर दूसरे तरीके अपनाएंगे जो गलत तरीके हो सकते हैं। हम ये नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि गलत काम उनको करना चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनकी रोजगार नहीं हम प्रोवाइड कर पा रहा, हमारा देश, हमारी सरकार नहीं दे पा रही है। गरीबी इतनी है कि बाल बच्चे को टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपराध बढ़ेगा। ये सब होने वाला है। ये हमारे मुद्दे थे। जी बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है तो अभाव क्रांति की जननी होती है। जैसे अभाव होंगे क्रांति का रूप वो लेता चला जाएगा। और बिल्कुल ये बात सही है कि महंगाई सबसे पहले असर अगर करती है तो हमारे ग्रामीण किसानों को या मजदूरों को, या फैक्ट्री में काम करने वाले हों या कृषि में काम करने वाले हों, मजदूर एक ही भाई होते हैं। और जिनकी बात आपने किया है, पूरे इंटायर हिंदुस्तान की बात आपने की है, तो महंगाई सबसे पहले असर करती है। और बाकी लेबर वेलफेयर का जो लॉ बनाए गए थे, बड़े क्रांति और बड़े संघर्ष के बाद बनाए गए थे। कई एक मजदूरों ने अपनी जान की आहुति भी दी और आप जैसे लोगों ने दिन रात एक करके उस लेबर लॉ को मजबूती से थामे रखा, जिससे कहीं कोई उसमें लीक न कर सके, उसको छेड़छाड़ न कर सके। अगर कोई सरकार मजदूर के कल्याण की भावना को ठेस पहुंचाती है तो स्वाभाविक है कि मजदूर या जनता उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार चुनी जाती हैं, क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संविधान वेलफेयर स्टेट का दर्जा हमें भारत सरकार को दी हुई है और उसी के अनुसार हमें काम करना होता है। आखिरी सवाल कि वर्तमान में अभी 184वां
हम लोगों का जे.एन. टाटा जी का जो हम लोगों ने बर्थ मनाया, पूरे जमशेदपुर एकदम रंगारंग है आज भी, और हमें लगता है कि ये पूरे सप्ताह चलता रहेगा और पूरे शहर के लोग आपके एकदम बिल्कुल एकदम उत्सव में डूबे हुए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी योजनाओं पे आप विचार कर रहे हैं कि जिससे कि जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जिस जिस यूनियन को आप गवर्न कर रहे हैं, उसमें लेबरर्स के लिए या उसमें जो काम करने वाले लोग हैं और जो यंग जनरेशन है उनको भी कुछ अलग तरीके से या डायरेक्टली मदद मिले, जिससे रोजगार सृजन हो और प्लस उनको मौका मिले अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का? क्या कुछ ऐसी योजनाओं पे, ट्रेनिंग पे या एम्प्लॉयमेंट पे कुछ चर्चा चल रही है क्या? एक्चुअली हम आपको बताना चाहेंगे कि बेसिकली ट्रेड यूनियन का यही काम है, यही जॉब ही है हम लोगों का। जी। और इसी काम में लगातार हम लोग लगे रहते जी। हैं। और जहाँ भी हमारी यूनियन है वहाँ हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इलेक्टेड लोग होते हैं और उनकी एक रेगुलर मीटिंग होती है। उस मीटिंग में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि अभी कौन से मुद्दे पर हम लोगों को प्रबंधन से बातचीत करनी है। और उसमें ये सब मुद्दे जुड़े हुए होते हैं। हमारा एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ होता है, उसमें हमारा पैसा और बढ़ाया जाए, उसे महंगाई को देखते हुए और कैसे पैसा बढ़ाया जाए, अलाउंसेस बढ़ाया जाए, सोशल सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, क्वार्टर की बात करते हैं। तो मुख्य हमारे मुद्दे हमेशा यही रहते हैं। और हमारा जो सर्वाइवल है ट्रेड यूनियन का, वो बेसिकली अपने कर्मचारियों का वेलफेयर के साथ जुड़ा हुआ है। उनका जो ये है, वो जितने सुखी रहेंगे, जितने खुशहाल रहेंगे, उतनी हमारी ट्रेड यूनियन मजबूत होती जाएगी। और हमें उसे लगातार काम को करते रहना पड़ेगा। ये काम ऐसा है कि एवर एंडिंग है। जैसे मान लीजिए आज जितनी हम सैलरी बढ़ा लेते हैं, वो 2-4-6 महीने साल भर के बाद वो सैलरी चलाने के लिए, इसलिए कि महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, चीज़ों का दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो कंटिन्यूअस प्रयास करना पड़ता है। और हर कंपनी में आप देखेंगे चार्ट ऑफ डिमांड देकर रखे हैं। अभी कई जगह हमारा, कल हम जमशेदपुर आई हॉस्पिटल की ग्रेड की मीटिंग कर रहे थे। पढ़ाने के पैसा बढ़ाने के लिए 2 साल हो गए हैं, उसका ड्यू हो गया, चूँकि कोरोना काल में मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई थी। उसके पहले हम MTMH कैंसर हॉस्पिटल है जमशेदपुर, उसका ग्रेड की मीटिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट है हमारी मीटिंग। जब हम TSDPL में हमारी चार्ट ऑफ डिमांड बनवा रहे हैं, TSDPL का हमारा 10 प्लांट भारत में है। और सभी प्लांट जो हमारे यहाँ से जमशेदपुर के अलावे पंतनगर में है, फरीदाबाद में है, चेन्नई में है, चेन्नई से 40 किलोमीटर जो टाडा में है, हमारा कलिंगा नगर में है, पूना में। तो ये सब के अभी हम चार्ट ऑफ डिमांड तैयार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट करें और सभी वहाँ के कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिले। तो इस क्रम में लगातार लगे रहते हैं, यही काम ही करते हैं, सुबह से शाम हम लोग का जॉब ही यही होता है। और उस काम में ऑलरेडी लगे हुए हैं और हम लोग कोशिश करते हैं नई नई चीज़ें भी लाएँ। जहाँ तक अपने टाटा स्टील के ये 3 मार्च के फंक्शन के बारे में बताए, पहले तो हम लोग नोएल टाटा साहब का स्वागत करते हैं कि हमारे कंपनी के में चीफ गेस्ट बनकर वो आए। बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ इस साल का, बड़ी ही सुंदर ढंग से शहर सजाया गया है। और ये टाटा का इतिहास भी है, ये टाटा का तो फिलॉसफी ही है। कई ओकेजन्स पर मिस्टर रतन टाटा हमारे जो हैं, या हमारे ग्रुप चेयरमैन चंद्रशेखर साहब ने बोला है कि टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है कि जो कमाती है अपने बिजनेस से, अपने कंधे से, कंपनियों से, फिर वो समाज को वापस कर देती है। ऐसा ही उद्योगपति को होना चाहिए। बाकी जो देश के प्राइवेट उद्योगपति हैं, उनको इससे एक लेसन लेना चाहिए कि एक कहाँ कंपनी है जो कमाती है, उसको फिर समाज को वापस कर देती है। ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, जो वहाँ से लिए फिर वापस कर दें। ऐसे ही प्रकृति का नियम भी ऐसे ही है। पानी जो हम लोग पीते हैं ना, ये पानी हम लोग पी के फिर वापस करते हैं धरती को, धरती से फिर धूप से फिर ऊपर जाता है बादल में, फिर बादल उसे वापस कर देता है। ऐसे ही प्रकृति चलती रहती है, ऐसे ही चलती है। तो यही सिस्टम है कि आप अगर कमाते हैं हमसे, तो उसका एक बड़ा हिस्सा फिर समाज को वापस कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, होली के शुभ अवसर पर कितनी गंभीर बातें हुई, और ये सारी बातें पब्लिक सेंट्रिक, श्रमिक सेंट्रिक, जन कल्याणकारी बातें हुई। और इन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को, सभी लोगों को बधाई भी दिया। और मैं भी इंडिया टीवी ऑनलाइन एज एडिटर और मैं अपने सारी टीम की तरफ से मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसी होली मनाते रहें और श्रमिकों के लिए जो होली विकास की है, जो उनकी संरक्षण की है, संवर्धन की है, वो गुलाल का टीका इनके हाथों से उन्हें लगता रहे, क्योंकि अगर वो खुशहाल हैं तो मेरा पूरा देश खुशहाल है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।